मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो यूके से और पाकिस्तान से शामिल गुफ्तगू होंगे। उनको भी हम वेलकम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के जो मौज़ूआत हैं उन पर हम चलते हैं। इज़राइल और फ़लस्तीन की जो जंग है, वो जंग बंदी के बाद दोबारा इज़राइल ने बमबारी जो है वो गज़ा पे शुरू कर दी है। ये जंग किस तरफ जा रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है इजराइल को कि जी आप अस्पतालों और स्कूल जो है उनको छोड़कर आप जहां मर्जी है बमबारी करें। तो मेरा ख्याल है कि इजराइल के पीछे ये जो बड़ी ताकतें खड़ी हैं, जो ह्यूमन राइट्स की अपने आप को चैंपियंस कहती हैं, ये जंग बंदी की तरफ नहीं जा रहे। इसकी वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज, जब हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब, असद काई साहब और सबा जाहिद साहबा जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पीटीआई ने वो करवा दिए हैं और उसके रिजल्ट भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन अपोजिशन की कुछ पार्टियां हैं, उनके सरबराह जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ बड़ी शिकायत लेकर जा रही हैं कि जी ये ठीक नहीं हुए इलेक्शन। तो क्या इलेक्शन कमीशन एक और चाल चलने जा रहा है कि ये जो बल्ले का निशान है ये पीटीआई को ना मिले और पीटीआई जो है उसको इलेक्शन से दूर रखा जाए? इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, आज अडयाला जेल में साइफर केस की जो समाप्त थी वो हुई, लेकिन जज अबुल हसनात जो है, जो दलेर जज अपने आप को कहते हैं, उनका जो ऑर्डर था वो रद्दी की टोकरी में चला गया, क्योंकि आज फिर अवाम को और जो सहाफ़ी लोग कोर्ट को मतलब कवर करते हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ 3 सहाफ़ी थे अंदर, वो भी ज़राए कहते हैं कि जी ये अंदर जो अडयाला जेल है उसको ही कवर करते हैं, उनको लाकर उन्होंने बिठा दिया। लेकिन ये भी खबरें आई हैं कि उन सहाफ़ियों ने जज साहब से ये भी कहा कि हम अंदर तो आ गए हैं, लेकिन जो सहाफ़ी लोग हैं ज़्यादातर वो बाहर खड़े हैं, उनको इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने, जज साहब ने ये कहा कि अगली पेशी पे हम उनको भी अंदर जो है वो आने की इजाज़त देंगे। बहरहाल मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ कि अलीमा खान जो है उन्होंने कहा है कि ये जो मुकदमा है, अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अमेरिका की अदालत में मुकदमा करेंगे, क्योंकि जब भी डूल ऑर्डन का जो नाम है वो आता है तब ये इंटरनेशनल केस बन जाता है। तो जरा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। देखिए, इमरान खान ने आज फिर दोहराया है और मैं सिर्फ उनका अब पैगाम देने आई हूँ। पहले तो ये समझ लें कि ये हम हर दफ़ा हमें फिक्र ये होती है कि ये भूल ना जाएं कि जो सजाए मौत और ये जो उम्र कैद की सजाएं के लिए यहाँ पे बैठे हुए, कि याद रखें ये सजा, इस जो इन पे दफात लगी हैं वो सजाए मौत भी हो सकती है। और सजाए मौत क्यों होने लगी है ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि सजाए मौत में ये मुजरिम नहीं है। इन लोगों का जुर्म क्या है, आप भूल ना जाएंगे जुर्म क्या है साइफर में। इन लोगों का जुर्म यह है कि एक अदर डोनाल्ड ड्यू, और मुझे पता है कि आपको इजाज़त नहीं है डोनाल्ड ड्यू का नाम लेने की, इसलिए जो कोई वीडियो बना रहे हैं प्लीज़ आप अंदर से आप मुझे ये वीडियो दे देना, क्योंकि जब मैं डोनाल्ड ड्यू का नाम लेती हूँ सारे चैनल्स के ऊपर खौफ तारी हो जाता है और उनको कहा जाता है कि ये आप एडिट कर दें। ये केस इंटरनेशनल है, मैं फिर से दोहराऊंगी, ये इंटरनेशनल केस है। जब डोनाल्ड ड्यू का नाम आता है ये केस इंटरनेशनल हो जाता है। डोनाल्ड ड्यू ने एक पैगाम भेजा था, साइफर ये है कि डोनाल्ड ड्यू ने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए। वो जो लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के पास होना चाहिए था उनसे छुपा कर भेजा था। गलती ये हुई है कि लॉ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के पास वो आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर को वो था ही प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, अब डोनाल्ड ड्यू मुश्किल में फंस गया। आज अगर ये केस प्रूव हो जाता है इधर कि डोनाल्ड ड्यू ने साजिश की थी, क्या पैगाम साजिश का भेजा था पाकिस्तान, वो अपनी नौकरी से बरतरफ हो जाएगा। तो लोग सारी दुनिया अपनी नौकरियां बचाने के लिए तो आगे होती है। तो डोनाल्ड ड्यू को अगर हम केस करेंगे बाहर जाकर और डिमांड करेंगे कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा या इस कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता, मैं फिर से कहने लगी हूँ
अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता और अगर डोनाल्ड ड्यू के लिए ये लोग पिछले कई महीनों से जेल में बैठे हैं तो हम यकीनन अमेरिका जाकर इनके ऊपर डोनाल्ड ड्यू के ऊपर केस करेंगे कि उसको बचाने के लिए ये हो रहा है। और जनरल बाजवा किधर हैं? आए आके जवाब दें कि पैगाम तो उनके लिए आया था। एक पैगाम भेजने वाला डोनाल्ड ड्यू, पैगाम रिसीव करने वाला जनरल बाजवा। जी, अगर ये केस जो है वो इंटरनेशनल तौर पर उठाया जाता है तो हमारी अदालतें जो हैं क्या उन पर सवाल नहीं उठेंगे? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है एक्सक्यूज मी। और इसी तरह हमें लाहौर से ज्वाइन किया है असद काई साहब जो हैं उन्होंने। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। और हमें मैनचेस्टर से ज्वाइन किया है पहली बार प्रोग्राम में आ रही हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सबा जाहिद हैं, कॉलमनिस्ट है और बड़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया, इफ्तिखार साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले इजराइल और फलस्तीन की बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है? जो ही जंग बंदी खत्म हुई है दोबारा बमबारी जो है वो गजा के लोगों पे शुरू हो गई है और अमेरिका का जो किरदार है वो मैंने इंट्रो में कहा, वो यकीनन आपने सुन भी लिया होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? ये जंग किस तरफ जा रही है? देखें, अभी जिस वक्त आपसे बात हो रही है इस वक्त लेबनान और शाम के ऊपर भी इसराइल ने हमला किया है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 ईरानियन जो हैं वो पासदारान जिनको कहा जाता है उनकी भी डेथ हो गई है। तो मुझे ये लगता ये है कि ये जंग जो है ये शायद वो खित्ते में फैलती चली जाएगी, क्योंकि अभी ईरान, चाइना और रशिया जो है उन्होंने जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर अपनी जो बहरी जहाज हैं, वो जंगी जहाज हैं, उनका ऐलान कर दिया है कि वो वहां पे जंगी मशकें करें। इस हालत में जंगी मशकें कर रहे हैं। अब जाहिर है कि अगर दोबारा इन्होंने जंग शुरू किया, ये विद द कनाइवेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो जाहिर तो कहता जा रहा है कि जी जंग बंदी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखें ना, इस वक्त जो कतर के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसकी वजह से वो कुछ 3-4 दिन का जो वक्फा आया था जो कैदियों को रहा करने के बहाने में, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो आज जो नेतन्याहू जो है उसने मुसायद की जो टीम भेजी थी कतर के अंदर, उसको आज अभी से थोड़ी देर पहले वापस बुला लिया। अब जाहिर है कि वो जब मुसायद की टीम, अब पहले ये देखें कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेजा गया, उसका ग्रुप को भेजा गया, उन्होंने वापस बुला लिया ताकि उनको दोबारा मजबूर ना किया जाए कतर जो है। अब कोशिश ये करें कि गजा को वो डैमेज कर दें। अभी मेरी जो बात हो रही थी एक कतर में एक दोस्त के साथ, जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि जी इसराइल को अमेरिका ने 2000 किलो बॉम्ब जो है जिसको वो कहते हैं बंकर बस्टर बम भेजे हैं और वो जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि ये कहा यह जाता है कि हमास के जो जंगजू हैं वो नीचे उन्होंने सुरंगें बनाई हुई है, उसको पेनिट्रेट करेगा और वो बॉम्बिंग कर करके उनको वो बिल्कुल वो मलबा बना देगा। अभी भी आप देखें 16 से 17 हजार के करीब फलस्तीनियों को उन्होंने शहीद कर दिया है। तो इन सूरत हाल के अंदर अभी कमला हारिस जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उस वक्त जनरल सीसी के साथ बैठी हुई है मिस्र के अंदर ताकि वो नेगोशिएशन कर सके। अब मुझे ये पता नहीं है कि आप इतनी बड़ी जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो ये क्लेम कर रही है, मजम्मत कर रही है, अंदाजा करें, मजम्मत कर रही है। और यूनिसेफ का चीफ ये कह रहा है कि जी वो बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया गया। यूनिसेफ जो बच्चों के आलमी जो मामला है उनको डील करता है। तो इन हालात में आप देखें कि वो एक ऐसा क्या कहते हैं कब्रिस्तान बन चुका है और अब उसका हल क्या निकलेगा? अब हल ये है कि ये बिल्कुल तबाह करने के चक्कर में है, गजा को बिल्कुल वो वाइप आउट करने के चक्कर में है, उसको कब्जा करने के चक्कर में है। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमास है, हिजबुल्लाह है और फिर दूसरे जो इस तरह मुजाहमती ग्रुप्स बन चुके हैं, ये अल्टीमेटली उधर अमेरिका और जो आपके इवन वेस्ट के अंदर ये आपको नजर आएंगे और ऐन मुमकिन है कि अल्टीमेटली वो ये जो ग्रुप्स जो पैदा हुए, मिलिटेंट ग्रुप्स जो होंगे, वो उनको मर्डर करते हुए नजर आएंगे जो इनके इंटरेस्ट हैं इसराइल के। जी कैसा? जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। जी असद भाई, आप क्या कहेंगे? यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के हर मुल्क में जो है एहतजाज हो रहे हैं, जलसे जुलूस जो हैं वो हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ।
और आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ जाएगी जंग? मैं तो कहूंगा आज पहले सभा बहन से हम उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, क्योंकि आज वो फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, तो लेडीज फर्स्ट। चले चले सभा बहन आप बोलिएगा। जी चीटिंग कर रहे हैं। हमने बहुत शुक्रिया असद काजी साहब। असद काजी साहब के प्रोग्राम में तो शमूलियत होती रहती है, पर जावेद साहब के प्रोग्राम में पहली बार है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये जो अभी आपका सवाल है ना यूरोप में, देखिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अ, इन्होंने जितना ड्रामा प्लान किया था ना कि हमास ने ये कर दिया वो कर दिया, 40 भी हेडेड बेबीज की बात की इन्होंने, ये एक भी बयान को साबित नहीं कर सका इसराइल। इसराइल ने जो अपनी धाक बिठा रखी थी ना, मरकावा टैंक्स नाकाबिले तस्खीर, नाउज़ुबिल्लाह, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज, निकला क्या? वो ग्राउंड पे लड़ ही नहीं सकते। मरकावा टैंक पिछले 30 दिनों में 200 से ज्यादा उन्होंने होम में वो जो छोटे छोटे बॉम्ब्स हाथों के बने हुए उन्होंने जाके रखे और वापस आ गए। कैसा तमाशा बन गया इनका। इनको ही मतलब साख उड़ा कर रख दी। दूसरी बात, जब तक ये जंग रहेगी ना, इनकी जो साख है वो बहाल नहीं हो सकती। दुनिया के सुपर पावर इनके पीछे है, उसके बावजूद इनका जो हाल हुआ है वो हम कह भी नहीं सकते। वो दुनिया को नजर आ रहा है। तीसरी चीज ये याद रखिएगा कि ये जिस तरह रशिया अपने आप को सुपर पावर कहता था ना, और उसके साथ क्या हुआ, ये वही हाल होगा इसराइल का और अमेरिका का, और इसकी वजह अब फलस्तीन बनेगा। और बल्कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 7 अक्टूबर को भले ही इसराइल ने खुद इनिशिएट किया, सारी बर्बादी के पीछे ये खुद है, लेकिन दुनिया आज तक यही समझती थी कि फलस्तीन में सब कुछ ठीक है, गजा में सब ठीक है। 15 साल में 1.5 लाख से ज्यादा शहादतें हुई हैं। चूंकि हमें खबर नहीं मिलती थी तो हम समझते थे सब अच्छा है। अब जितनी इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पिछले जंग के दौरान जितनी भी वो उनके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेटर्स जारी हुए हैं, रोजाना जो शहादतें हुई हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, आप देखें तो आप दहल जाते हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं, आप मतलब अंदाजा ही नहीं कर सकते कि इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ह्यूमैनिटी किधर है? क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती हूँ, तो ह्यूमैनिटी किधर है? कहाँ गए सारे लोग? और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ये बड़े बड़े नकाब थे ना, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स फोरम्स, बड़े बड़े जी, जी। मुल्क, जी वो सारे बेनकाब हो गए हैं। वो बच्चे मर रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। हमास कहाँ पे है? और वो जो अभी इफ्तिखार चौधरी साहब ने बात की थी ना, और आपने भी, कि वो जो 2000 पाउंड वजनी बम जो हैं, ये यकीन कीजिए इसराइल का एक कब्रिस्तान बनेगा, बड़ा जल्द बनेगा। हो सकता है मैं और आप अपनी जिंदगी में ही देख लेंगे इंशाल्लाह, यही कह सकती हूँ। थैंक यू। सही, चलें ठीक है। जी काजी साहब आपकी बारी आ गई अब। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले ये कहूंगा, देखिए सर, आपकी ये मौजूद दुनिया जिनकी अभी ये बात कर रही थी, वहां पर एक जानवर, बच्चे सड़क रोड क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ियां रोक देते हैं, दुनिया को दिखाते हैं पता नहीं हम कितने बड़े 30 मार खां और हम क्या कर सकते हैं, और हमारे अंदर कितना इंसानियत का दर्द है। और यकीन जाने जब सारी दुनिया ने देखा जिस तरह उन्होंने नस्ल कुशी की फलस्तीनियों की, सबकी आंखें बंद रही और फिर कोई मजम्मती बयान नहीं आया। अफसोस तो यह है कि हमारी जो 57 इस्लामी मालिक है उनकी तरफ से भी कोई मजम्मती बयान नहीं आया। और ये बात किस्मती हमारी मुस्लिम उम्मा की है कि इन लोगों ने पूरा सिस्टम कंट्रोल किया हुआ है। और मैं पहली दफा दोस्तों को ये यकीन दहानी कराने में थोड़ा सा कामयाब हूं कि ये वो दज्जाल है। दज्जाल जब आएगा तो इसी तरह करेगा, उसका जो नाम लेगा, उसकी जो पूजा करेगा उसको बनवाजेगा, बाकियों के वो सर काट देगा या उनको डराएगा। तो ये दज्जाली ताकतें वक्ती तौर पर पूरी दुनिया पर हावी हैं, लेकिन हमास को हम दाद देते हैं कि जिन्होंने इनकी सारी ताकत, खुदाई ताकत कह रहे हैं ना, उसको इन्होंने खाक में मिला दिया है। और जो अहम बात है सर, आप कह रहे हैं सुपर पावर पीछे है, जो हाल हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल का किया, अफगानिस्तान की गुरिल्ला वार में अफगानियों ने अमरीकियों का भी यही हाल किया था। सिर्फ आपने जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं, जोश से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं लड़ी जाती, फौजों से नहीं लड़ी जाती। इसराइल की फौज दुनिया की मेरे ख्याल है ताकतवर तरीन फौज होगी, दुनिया को नहीं बताया गया था। इवन हमारे जितने लोग हैं सियासतदान है या हमारे हुक्मरान, इनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी इसराइल को तो छेड़ना ही नहीं, हम इसराइल की तो बात ही नहीं कर सकते। तो देखें चंद जियालों उन्होंने समझ लें कि जंगजुओं ने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। उन्होंने जंगबंदी आपके लिए नहीं की, या प्रेशर का, या इस्लामी जो ओआईसी का या बाकी जो अक़वाम मुत्तहिदा या किसी और का उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए वक्ती तौर पर, क्योंकि एक तो बुज़दिल होता है ना इस तरह का दुश्मन, वो बुज़दिल लोग थे, उन्होंने कहा जंगबंदी करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा मूव करेंगे इधर से उधर।
असद भाई ये बताइएगा कि ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, जब इनके इंटरेस्ट कहीं पर हो तो ये फौरन पहुंच जाते हैं एज ह्यूमन राइट्स चैंपियन। जी सर, और ये हुआ है ना, मुझे बताएं कि इंडिया से कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है इतने सालों से, वहां पर इनकी आंखें बंद रही हैं। उसके अलावा आपने देखा चचनिया, बोस्निया और ये पूरी रशियन रियासतें, इनको इनकी अगर देखा जाए रशिया का बेड़ा गर्क इन्होंने किया ना। उसके बाद आप देख लें अफगानिस्तान से निकल गया, अफगानिस्तान का जो बुरा हाल हुआ, फिर आपने इराक में देखा, हर जगह जहां इनका जाती इंटरेस्ट होता है, मफाद होता है, वहां पर ये बहाने से घुस जाते हैं और फिर वहां पर जो तबाही बर्बादी करके आते हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये दोगली पॉलिसी असल में, ये असल चेहरा यही है। और ये मुझे और आपको दिखाने के लिए लगता है कि ये बड़े मुहज़्ज़ब हैं और बड़े इंसानियत का दर्स देने वाले, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इफ्तिखार भाई, अब ये तो बात होगी इजराइल और फलस्तीन की जंग पे, कोई थोड़ी सी रोशनी आपने भी डाली। और सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा इसराइल हमास को आपने भी बात की है। आप सवाल ले लीजिएगा, उसके बाद आप जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पीटीआई के, वो तो हो गए हैं और बहुत सारी शिकायत जो हैं वो भी अब जाना शुरू हो गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि ये इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है ये ठीक नहीं हुए। तो आपका क्या ख्याल है, कोई नई चाल जो है वो चलेगा आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है? थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, वसा रब्बुकुम अय्यरमकुम व इन उत्तम व उदना, ये 8वीं आयत है सूरह बनी इसराइल की, ठीक है, वो बनी इसराइल के बारे में ही आया है। तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि 2 दफा तुमने सरकशी की बनी इसराइल को। इसराइल जो है यकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, उसके ऊपर ये इसराइल बनी इसराइल है। तो वो उन्होंने 2 दफा सरकशी की। अल्लाह ताला ने कहा मैंने दोनों दफा, मर्रताइन ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये 4थी आयत में है। तो उसमें ये कहा गया कि जी आपने 2 दफा सरकशी की और मैंने आपको उसकी सजा दी। अब अगर तुमने दोबारा सरकशी की तो फिर मैं, ये 8वीं आयत में है कि जी फिर तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा जो इस तरह पहले तुमके साथ किया गया। तो ये हमें कुरान पाक की आयत के मुताबिक हमें पता है कि इनको सरकशी की सजा मिलने वाली है। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ क्या जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हुए हैं, जाहिर है कि वो इमरान खान ने एक बाहर निकल के एक लंबा छक्का मारा है जो स्टेडियम से बाहर गिरा है। तो ये तो सब्र करके बैठे हुए थे कि इमरान खान या तो अपनी बहनों में सलीमा खान या उज़मा खान या इनमें से किसी को करेगा या बुशरा बेगम को करेगा, यानी उन्हीं पर एतमाद करेगा। लेकिन उसने एक ऐसे शख्स को रख दिया जो जिसका पीटीआई वो उसका वकील था, ठीक है ना, और वो वकील जो है वो गौहर जो है वो ज़ाहिर है उसको वो कर दिया और बाकी ये सारे दंग रह गए। अब इनको समझ नहीं लग रही। अब आज उनकी आपने चीखें सुनी होंगी मरियम औरंगजेब की और ये सारे जो बैठे हुए हैं, जबकि इनके अपने वो देखें, वो कह रहे हैं कि हम चैलेंज करने जा रहे हैं अकबर अहमद को, इन्होंने पाला है। आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि जी मैं जनाब सुबह केस कर दूंगा। तो इलेक्शन कमीशन का, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको ये क्या ट्विस्ट कर सकेगा कि नहीं, तो आप खुद मियां साहब को देखिए। मियां साहब जो है वो, जी मैंने कहा वो मियां साहब पार्टी में ही नहीं है। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप आए थे उस वक्त आप तो पार्टी के मेंबर भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बल्कि उसको अकबर अहमद को कहा है कि मैंने उसको कहा है कि जनाब आप ऐसे करें, मरियम नवाज ने, वो कहता है कि मुझे इमरान खान ने कहा था जिस वक्त आपको निकाल दिया जाएगा ना, जब मैं चला जाऊंगा जेल में, तो तुम जो है पार्टी के सदार संभाल लेना। तो मैंने कहा इस तरह तो मरियम नवाज ने, वो भी हो सकता है कहा वो तुम्हें कि जिस वक्त मेरे अब्बा जी जो है वो 4 साल के लिए भाग जाए बीमारी का बहाना बना के, तो पीछे पार्टी जो है अकबर अहमद का वेट कर रही है। तो जाहिर है कि अब मियां साहब खुद आप देखें कि वो बिला मुकाबला वो सदर अपना क्या कहते हैं ताहयात सरपरस्त आला हो गया, उनका भाई जो है वो सदर हो गया है, और वो जो क्या कहते हैं इनकी जो बेटी है वो सीनियर नायब सदर हो गई है, उनका असाग डार उसके अंदर शामिल हो गया उसका कमेटी में, उसमें फिर अता तारड़ जो है उसके अंदर शामिल है, और फिर उनकी नौकरानी मरियम औरंगजेब वो शामिल है। ये इनकी कमेटी है, ये इनकी जो अपना पार्टी है टोटल जो रजिस्टर्ड पार्टी है। अब ये जो इनकी पूरी कोशिश ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को, ये इतना ज्यादा खौफजदा है इमरान खान से, उस आप देखें कि वो बाहर नहीं आने देते। अभी आपने जिक्र किया ना कि 3 जर्नलिस्ट गए थे, वो एक बच्चा हमने भी भेजा था कि यार जरा कवर करके, और बाहर वो फॉरेन जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे, उनमें से खातून भी थी हमारी फॉरेन जर्नलिस्ट थी, वो उनको अंदर ही आने दिया। वो 3 जो है वो आपके मखसूस लोग जो लिस्ट के अंदर से निकाल के अंदर भेजे,
खैर वो रीमा खान तो कह रही है कि अंदर क्योंकि वो गई हुई थी तो उसने कहा कि जी मतलब इस तरह तो ये उसे इतने ज्यादा खौफजदा है। अब वो पूरी कोशिश ये करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे, ये आप छोड़ दें इस बात पे। काजी फैज ईसा को भी उन्होंने लव लेटर लिख के दे दिया। काजी फैज ईसा उलहदा नाराज होकर बैठे कि यार मतलब ये इस तरह ऐसे कैसे हो सकता है। अभी आप देखें इतनी दफा असद कैसर जो पकड़ा फिर आज पकड़ लिया, अभी सनम जावेद की बेल हुई है, अब मुझे लगता है सनम अब फिर उनको पकड़ के ले लेंगे, तो ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन उसका हल जो है वो देखें, अगर बैट का आपके पास नहीं भी होता, बैट का आपके पास नहीं भी होता तो वो इमरान खान का नाम उधर बड़ा जरूरी है। अब ये कंपेन चल रही है जो मेरे पास एक वो आई है, इनका कंपेन में ये एक वो शो ये किया जा रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान और उनकी बहनों के दरमियान शदीद लड़ाई इसने करवाई है, जरदारी ने करवाई है, ताकि वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। और उसके अंदर लतीफ खोसा को उसने पेनिट्रेट करवाया, गौहर अली को जो गौहर है जो नया चेयरमैन बना है वो क्योंकि एतजाज एहसन के चैम्बर का वकील है, वो उसके बारे में जनाब कहा गया कि जी वो जनाब उसको पेनिट्रेट जरदारी ने कराया। और नीचे उन्होंने गलती ये की, एक बच्चा उसमें भी लिखा सदर जरदारी, कहा गया कि वो जनाब सदर जरदारी क्योंकि बिलावल ही कहता है और ये जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। हर भाई जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने जी। ये यकीन दहानी कराई है कि बल्ले का निशान जो है वो रहेगा। तो आपके ख्याल में कोई नई चाल तो वो चलने वाले नहीं है? यस और नो बता दीजिए। सर आप बड़े भोले लग रहे हैं कि आप हम उनकी बात को मान लें कि जी वो बल्ले का निशान नहीं आएगा। देखे ना उन्होंने कहा जी वो हुआ यूं था कि जो बल्ला जो है वो अकबर अहमद को देना पड़ गया। अकबर अहमद ने भी कोई पार्टी बनाई होगी ना अपना, जिस तरह वो भी अब वो क्या नाम है आपका जो बॉडी बिल्डर है खटक, प्रवेश खटक, उसने भी तो हाँ आपका पॉइंट आ गया इफ्तिखार भाई। जी तो वो इन्होंने कोशिश पूरी करनी है, लेकिन बल्ला मैटर नहीं करेगा, इमरान खान मैटर करेगा। सही है जी। सवा बहन आप क्या कहेंगी? अच्छा, मैं वही इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो बात की ना अभी, मैं उसी पे आगे पॉइंट आउट करूंगी। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट करना ऐसे ही है कि कोई आपके सामने अजदहा बैठा हो और वो कहे कि मैं आपको काटूंगा नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, तो आप यकीन कर ले। दूसरी बात ये कि शायद ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे जो एतराज कर रहे हैं, उनकी तो अपनी पार्टी के लोग सीनियर उनके रहनुमा जो हैं, शायद खाकान अब्बासी, वो मरियम नवाज को आज तक उन्होंने नायब सदर नहीं तस्लीम किया। पहली बात, उस पे तो किसी को एतराज नहीं हुआ। तीसरी बात आप ये देखिए कि ये जो अभी खाकान अब्बासी जो है सवा बहन, उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ये तो तस्लीम किया कि मैं बच्चों के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। निसार भी, चौधरी निसार भी, चौधरी निसार भी। और दूसरी बात ये है कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, मुझे लगता है कि जो आज का ज़ियाउल हक है, आज का ज़ियाउल हक जो है, पहला ज़ियाउल हक था, उसने तो भुट्टो को अदालतों में पेश होने दिया था। जो आज का ज़ियाउल हक है वो इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वो खान की एक झलक दिखाने से भी डरता है। और इफ्तिखार साहब ने जो बात की है ना कि बल्ला मैटर नहीं करता, इमरान खान मैटर करता है, ये 100% मैं इसकी तायद करूंगी। इमरान खान ने एक ऐसा नजरिया दे दिया है, आप इमरान खान को पसंद करते हो या ना करते हो, वो एग्जिस्ट करता है। जो तल्लत हुसैन के साथ कल हुआ है ना प्रोग्राम में, और तल्लत हुसैन जो सो कॉल्ड कहता है कि मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, उसको कोई ये बताए कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, सिर्फ टीचर्स होते हैं जो अच्छे या बुरे होते हैं, और वो बच्चों को कह रहा है कि तुम इतने काबिल नहीं हो। ये है उसका जवाब। अपने बच्चों को कौन डिस्करेज करता है? कहता है तुम इतने काबिल नहीं हो, तुम शो ऑफ करते हो। ये है उसका क्रक्स। तो तल्लसान बढ़ गया। हाँ जी। हाँ, ये कह सकते हैं। ये एक दिमाग ऐसा है कि ये सब तरफ चल पड़ा। हाँ जी। तो एक बात मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है, जितनी आपके पास भी खबरें होंगी, इफ्तिखार चौधरी साहब के पास डेफिनेटली हमसे 1000 दर्जे ज्यादा खबरें होंगी, असद काजी के पास भी होंगी, ये इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले भी कोई ना कोई कमीनगी दिखाएंगे जरूर, और इनको फिर बाउंसर पड़ेगा। वो भी उन्होंने खुद कहा है कि इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं करनी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो उन्होंने 2 हफ्ते पहले कुछ ना कुछ करेंगे, और इनको जैसे अब वो बाउंसर पड़ा है ना, और इनके दांत हिल के रह
ये बैरिस्टर गौहर वाला खान साहब की तरफ से। जी जी तो इनको 2 हफ्ते पहले जो भी ये करेंगे, तब भी इंशाल्लाह कोई ना कोई खान साहब के पास ऐसा कोई प्लान बी सी डी होगा जो इसके सामने ये बेबस हो जाएंगे। तो आज का जो ज़ियाउल हक है ना, उसे होश के नाखून लेने चाहिए, बस ये कहूंगी। सही। हमारी अदालतें जो है उनको वैसे होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनली हमारी जो अदालतें हैं वो बड़ी बदनाम होंगी। और खास तौर कोई पर बदनाम नहीं होंगी सर, 141वां नंबर हो जाएगा आखिरी नंबर, इसमें क्या फर्क पड़ता है। जी कोई जी अभी अभी तो नाम जो होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, नाम तो होगा ना। हाँ जी। हाँ जी। जी असद भाई क्या कहेंगे आप? मैं पहली बात तो ना जब्बा वाली कहूंगा कि देखिए भट्टो को एक ज़ियाउल हक का सामना था, यहाँ पर तो 2 सियासी जमातें भी खान साहब के अगेंस्ट खड़ी है ना, और फिर पूरी इशराफिया, पूरा एक निजाम, पूरा सिस्टम इमरान खान को दबाने में लगा, क्योंकि अब सबको अपनी मौत नजर आ रही है। देखें, मुझे तो इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहा है, मैं तो और बहुत कुछ आगे देख रहा हूँ। जब भी इनको 100% यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन के नतीजे में हम जीतेंगे, तब ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो यकीन जाने ये ऐसी अनार्की पैदा करेंगे कि आखिरी दिनों में इमरजेंसी भी नाफिज कर सकते हैं, और उस इमरजेंसी के अंदर एक अपनी पपट सी गवर्नमेंट बना सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो खान साहब ने कही है, हम सिर्फ उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि सब कुछ करेंगे और एंड पे इलेक्शन होगा, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन हमें नहीं लग रहा, क्योंकि ये कभी भी खान साहब के लिए इतना मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, इख्तियार में हैं, इख्तियार के साथ बैठे हैं, तो इतनी आसानी से इख्तियार तो नहीं खान साहब को देंगे। तो ये चीज आप अपने जेहन में रख लें कि सर ये आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये एक दफा इलेक्शन करके कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी अपनी तरफ से जो पपट सी गवर्नमेंट है वो बनाएंगे जरूर, उसको जितना टाइम मिले 4 6 महीने लटका लें, लेकिन उसके बाद सिस्टम इनके कंट्रोल में नहीं होगा। उसके बाद इनकी असलियत खुल कर आएगी, फिर पब्लिक निकलेगी, क्योंकि डिलीवर तो उन्होंने करना नहीं है। जो पिछले 16 माह 18 माह 2 साल में कर लिया, आगे भी यही कुछ ही करेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सही है जी। इफ्तिखार भाई, दलेर जज अबू अल हसनात साहब जो हैं वो उनका जो ऑर्डर था कि जी ओपन ट्रायल होगा, लेकिन जेल में भी ओपन ट्रायल का जो उन्होंने ऑर्डर दिया है वो भी ओपन तो नहीं है। उसमें सिर्फ फैमिली के चंद मेंबर जो हैं वो पहुंचे हैं, और 3 जो सहाफ़ी थे वो अंदर गए। वो 3 सहाफ़ी भी जो हैं ज़राए तो यही बताते हैं कि अडयाला जेल के ही थे, तो पब्लिक बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकी। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक तमाशा नहीं है, ओपन ट्रायल इन जेल? सर पहले आप ये देखें कई साहब कि ये जो ट्रायल जेल का जो था ये कलअदम करार दिए चुके हैं। इसका जो ऑर्डर किया था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया था। अब उसकी अपील गई थी जनाब डिवीजन बेंच में, उसमें जनाब गुल औरंगजेब थे जस्टिस, और मैडम समन रिफत थी, जस्टिस समन रिफत जो थी। उन्होंने फैसले में जेल ट्रायल को ना सिर्फ कलअदम करार दे दिया था, और बल्कि जितना भी ट्रायल हुआ था और वो जेल के अंदर और जो इवन फर्दर जुर्म भी जो आयद हुई थी वो भी उन्होंने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। अब जनाब वो फिर दोबारा जब उनको पास गया कि जी अपना अबुल हसनात के पास के जी नहीं वो उन्होंने ये बात कही है चीफ जस्टिस साहब ने कि जेल में ट्रायल होगा, लेकिन उसको प्रोसेस में से गुजार के नहीं लाए। मिसाल के तौर पे उसको कैबिनेट की अप्रूवल नहीं थी। सेकंड बात यह है कि जी आपने कोई सॉलिड रीजंस नहीं दी। अब हम मीडिया की मौजूदगी में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था डिवीजन बैंक ने कि मीडिया की मौजूदगी में और पब्लिक की मौजूदगी में ओपन ट्रायल होगा। अब वो ये कहना कि जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है वो ओपन हो रहा है, ठीक है ना। उसमें हमने मीडिया, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रिटर्न ऑर्डर भी जारी किया, आज जो कुछ वो प्रोसीडिंग्स हुई है। तो अब जेल के अंदर जो है, अब मुझे नहीं पता, मेरा जो लड़का हमने भेजा था कि मैंने कहा यार देख के ना कौन है भाई, वो यही खड़ा था मैडम के साथ, उसके हलीमा खान के साथ, कि जी वो जो अंदर जो ट्रायल जो था वही मखसूस से लोग थे। हाँ, इमरान खान वो कहते हैं वो तड़के बोले थे, उन्होंने पूरा जनाब अपना साइफर केस के बारे में बात की। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अदालतों पे नहीं है। अदालतों में नहीं है, अल्लाह पे बिल्कुल ये बात हुई है, कहते अदालतों पे भरोसा है। और ये बात जो है वैसे भी मैडम हलीमा खान के जरिए निकल आनी थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, वो उनके बेहतर रिपोर्टिंग कर रही थी बाहर खड़ी, ठीक है ना। तो अब जाहिर है कि जब उन्होंने ये फोर्सी कर लिया है, तो क्योंकि अब ये जो इसमें बात 2 इंपॉर्टेंट बातें की हैं उसने। एक तो है कि जी इसमें जो सबसे बड़ा जो
प्रोटैगनिस्ट है, प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है, वो जनरल बाजवा है, जिसको जनाब वो लव लेटर भेजा गया था डोनाल्ड लू की तरफ से। अब डोनाल्ड लू ने उस बकायदा जनरल बाजवा का नाम उसमें मेंशन किया था कि तुम जनाब अगर अपने इमरान खान को अगर आपने रखा, इसको कि फारग ना किया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। अब जाहिर है कि वो उसको किया था। अब ये लेटर आया था थ्रू फॉरेन ऑफिस के, और फॉरेन ऑफिस से वो गया जाहिर है कुछ जो वजीर खारजा था उसके पास गया, वहां से किसी लड़के ने रिलीज कर दिया, वो जो डिप्टी सेक्रेटरी था। उन्होंने कहा कि ये तो मैसेज जो है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये तो जनरल बाजवा को डायरेक्शन दी जा रही है कि इमरान खान को रिमूव कर दिया जाए, अदरवाइज हमारे। तो अब वो चीज जो अमेरिका के अंदर जो केस की बात है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, मतलब वो इनसाइडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे केस होता, क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्शंस के अंदर चला गया यूनाइटेड स्टेट्स और वो इलेक्शन फीवर वहां पे आ गया, तो जो बाइडेन के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर वहां पे केस हो जाए कि आप दूसरों की कंट्रीज के अंदर मुदाखलत करते हैं, ठीक है ना। और ये वो तो वैसे ही होता है। नहीं, उसमें जो ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दी है 2 हफ्ते पहले इमरान खान की हिमायत में, वो इनको मोशन लगे हुए हैं इस बात पे। आपको याद होगा उसने इमरान खान की हिमायत में एक पूरी स्टेटमेंट दी है उधर एक अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, वो तो है, मैं आपकी बात समझता हूं। लेकिन ये जो बात वो कर रहे हैं ना कि डोनाल्ड लूकास, टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि आज 2 दिन पहले आपकी गार्जियन के अंदर, आप गार्जियन पढ़े, उसमें बकायदा उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिमूव करने के लिए और नवाज शरीफ को लाने के लिए जो इंतखाबी हल्का जाते हैं उनको जनाब तब्दील किया जा रहा है। हत्ता के जो बलोचिस्तान का एक हल्का है हरनाई से और सिब्बी का, वो 400 किलोमीटर का हल्का बनाया। आप अंदाजा करें, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपको पता है कि मियां साहब गए थे वहां पे, कोई एक आध सीट उनको मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक धांधली का रास्ता है ना सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना सर कि ये धांधली जो है, जो प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो वो प्री पोल रिगिंग हो रही है। और ये अच्छा, फिर अगर फर्ज करें, मैं तो कहता हूं कि इतना जो है मुसीबत करने की क्या जरूरत है सर। मैं जानता हूं इसको, ये 15 कॉमन का है, ये इसका फवाद का बैचमेट है, ये इलेक्शन कमिश्नर भी है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको कोई जरूरत नहीं इलेक्शन कराने की, इतना पता नहीं 22 अरब रुपया खर्च होना, कितना होना, चुप करके कह के ये नोटिफिकेशन है। आइंदा से नवाज शरीफ जो है वजीर आजम है, और जब तक वो जिंदा है वो नवाज शरीफ वो रहेंगे, ठीक है ना। और वो जो अपनी आपकी कानूनी का बेड़ा गर्क करना है वो करे। जी इधर क्या जी सभा बहन आप क्या कहेंगी इस पे? अच्छा, साइफर का केस है क्या? साइफर का केस आसान जुबान में एक खत आता है पाकिस्तान में, एक मखसूस जुबान में कोडिंग के जरिए, उसके बाद वो हमारे मुल्क में धमकी दी जाती है। अब उसकी जो उसको जब उसकी डी कोडिंग की जाती है, या उसको यूं समझ लें कि उसकी तशरीह की जाती है, और उसकी जो उसके जो क्रक्स हैं उनको लिखकर खान साहब सबको बताते हैं, बताते हैं, और वो जैसे में जो हिलाते हैं वो सादा कागज है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, जबकि नामवर सहाफी ये दावा करते हैं कि हमारे पास उसकी कॉपी है। आप उनको नहीं पकड़ते। खान साहब के ऊपर साइफर केस बनता ही नहीं है। और जब एक मौजूदा हुक्मरान के खिलाफ साजिश हो रही है तो आप उसको पकड़े ना, जिसे एड्रेस किया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं तो लाए ना बाजवा को कटहरे में, बिस्मिल्लाह करें। मैं तो हिमायत कर रही हूँ मिलिट्री कोर्ट्स की, बिस्मिल्लाह करें। पर फिर आज का ज़ियाउल हक जो है वो कम से कम बिस्मिल्लाह बाजवा से करे, अगर उसमें दम है तो हाथ डाल सकता है उसे। तो उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी नफरत उन लोगों के लिए है जो 76 साल से, हम तो तराने सुन सुन के पागल हो गए हैं, अल्लाह की कसम। जब देखो हर साल, और ये दिसंबर हमारे मुंह पे थप्पड़ मारने वाला दिसंबर, याद है किसी को 1971 दिसंबर में क्या हुआ था? इस दिसंबर 16 दिसंबर जी, एग्जैक्टली 16 दिसंबर, और कल से वो तारीख भी शुरू हो रही है जी। और 16 दिसंबर में वो क्या हुआ था, बच्चे शहीद किए थे एपीएस में, नहीं 150 बच्चा मारा था। लेकिन 1971 में 16 दिसंबर से पहले जो 1971 में चले जाएं तो वो दिसंबर ही था ना। जी जी बिल्कुल जी। तो उस पर तो आपकी कभी गैरत नहीं जागी। 9 मई की मजम्मत कर करके स्यापा कर दिया इन्होंने। अब तो लगता है बच्चा पैदा होगा ना तो उसके कान में कहा जाएगा बड़े होकर तुमने सबसे पहले 9 मई की मजम्मत करनी है। खुदा का वास्ता है, साइफर केस को लेकर बैठ गए हैं, 9 मई को लेकर बैठ गए हैं। कुछ तो होश कर लें, कुछ तो अपनी इज्जत रहने दें।
अच्छा, जो सरेआम जो इन पर तनकीद करते हैं और इन पर अजीब-अजीब किस्म के जो फ़िक्रे हैं वो तान मीम्स देते बनते हैं। हैं, हाँ जी। जैसे असेंबली में खड़े होके ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा और नवाज़ शरीफ साहब ने जलसों में क्या कुछ नहीं कहा, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई आर्टिकल 6 नहीं लग रहा, कोई फ़ौज की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप तीनों मुझसे सीनियर हैं, तजुर्बे में ज़्यादा हैं, आपने ज़्यादा इन चीज़ों को करीब से देखा है, सियासत को। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे सवाल नहीं हुआ था? जी जी। कि किया जी, गया वो था ना? ये तो ये आप कपड़ा फालतू आप कहाँ से आया ये आपके पास? क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा उमर तुम्हारा कद लंबा है, उस शख्स ने ये सवाल किया मजमे में खड़े होके, हज़रत उमर जी, रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि आपका कद सबसे ज़्यादा लंबा है, तो हमारा एक चादर में कुर्ता नहीं बना, तो आपका कैसे बन गया? तो उन्हें जवाब हम्म देना पड़ा कि मेरे बेटे ने अपने हिस्से का जो माल-ए-गनीमत में उसके पास कपड़ा आया वो था, मुझे दे वो भी दिया। उसने जी, मुझे जी, दे दिया। सही है। तो मुझे ये बिल बताइए कि अगर आप किसी के गलत फैसलों पे तनकीद करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो वक़्त का, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो साबिक जर्नल हो, चाहे वो बैंक का कोई हेड हो, वो गवर्नर स्टेट बैंक हो, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, तो इसका मतलब इदारा है। तो क्या वो एक इदारा जो है वो एक शख्स है? तो इस तरह से तो बाजवा साहब को तो आपको फांसी पे लटका देना चाहिए माज़रत के साथ, कि आप रियासत हैं और आपकी मौजूदगी में आपकी बीवी ने 12 अरब कमा लिए। भई वो नुस्खा ज़रा सबा ज़ाहिद को भी दे दें। असद काज़ी को भी दे दें, वो भी अपनी बीवी को बता दे, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बता दें, हम सब अपने बच्चों को बता दें ना, 3 साल में 12 अरब मैंने कैसे हसन कमा लिए? नवाज को कहा हुआ है कि तो 13 हमें भी साल वो की नुस्खा उम्र में दे दें ना, 600 अरब रुपए। हमें भी वो नुस्खा कीमिया दे दें कि 12 अरब से 12 अरब कैसे 3 साल में बन जाते हैं। सही एक है। शख्स रियासत नहीं होता, एक शख्स इदारा नहीं होता। सही। अगर आप उनका नाम लेने पर ये कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन करेंगे, हम आपकी ज़िंदगी हराम कर देंगे, हम आपके घर से आपकी बीवी, बेटी, बच्चों को उठा लेंगे। कहा जाता है आपके सामने कोई कोई भी गैरतमंद शख्स हो, उसको कहा जाए कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के गिरेबान पे हाथ डालूँगा। ये मैंने उसकी कमीज़ पकड़ी हुई है, यहाँ से पकड़ा हुआ है उसको। किसी को कहा ये जाए शीरी तुम्हारी बीवी को मजारी ही के तुम्हारी साथ माँ ऐसे को, ही हुआ था। वो क्या शीरी करेगा? वो क्या करेगा? आसिम साफ मुनीर ज़ाहिर को है वो मैंने कोई ना कोई तो सब अल्फ़ाज़ आसिम मुनीर इस्तेमाल को करेगा, मैंने कदम उठाएगा। जी, जी, जी। कुछ ना कुछ तो करेगा, या वो डर जाएगा या वो उसको मार के मरेगा। 2 बातों में से एक काम होगा। एक बा वो 2 बातों में से एक बात होगी, या उसको उससे डर जाएगा, या कोई सर फिरा होगा तो उसको मार के मर जाएगा। तो फिर रियासत तो अब देखिए पहली बार पाकिस्तान में पता चला है कि रियासत अवाम होती है। रियासत किसी एक अकेले शख्स का नाम नहीं है। और इस वक़्त जो रियासत है ना, यानी कि अवाम, वो एक शख्स के पीछे है। और अगर इन्हें अपनी इज़्ज़त बहाल करनी है ना, तो उसको बाहर लाना होगा। वो जब खड़ा होकर कहेगा ना, वो उसके प्लेटफ़ॉर्म से जब इनका कोई तराना लॉन्च होगा ना तो फिर सोचेंगे। उससे सही पहले है। सोचना बनता वैसे नहीं। एक एक वीडियो जो है वो चीफ साहब की बड़ी वायरल हुई है। एक बच्ची ने उनको कहा कि जी हमारे पानी के हवाले से उसने कुछ शिकायत की तो उन्होंने बहरहाल जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की बजाय उनको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन कोई नहीं है। सिर्फ़ वो अल्फ़ाज़ भी ऐसे कहना। थे, माफ़ कीजिएगा, ऐसे जिस तरह वो इंडियन पुरानी फ़िल्में नहीं होती तमिल थर्ड रेटिंग, जी, थर्ड जी। क्लास, वो जो तमिल की वो जो मारते हैं गेंद को थप्पड़ मारते हैं तो वो बिल्कुल। बिल्क बिल्कुल ऐसे ही था। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सबा बहन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी असद भाई आप क्या कहेंगे इसी बारे में जो अभी बातचीत हो रही थी? देखिए गाय साहब, इसमें तो कोई शक नहीं अब हमें और आपको कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम अब एक ही बंदे ने यरगमाल बनाया हुआ है। यकीन जाने एक दफा तैरू कादरी ने कहा था कि ये इतने करप्ट हैं कि अपने साथ जुड़े हर बंदे को करप्ट कर देते हैं। इनके सियासतदान निकाल लें, कोई भी इनका एमएनए एमपीए निकाल लें, मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री निकाली, स्टडी किया हुआ है। मैं तो कल मेरा एक दोस्त कहता है, मैं उनसे कहता हूँ यार कभी मुझे मौका मिला तो मैं लाजिम पूछ लूंगा, आप सबको अपने दादे का नाम का पता तो होगा, तो हम मियां नवाज शरीफ साहब पूछेंगे यार तेरे दादे का नाम क्या है, वो क्या करता था। देखिए हर बंदे की एक हिस्ट्री होती है और एक सिस्टम होता है और एक निजाम होता है और हम नस्लें देखते हैं। तो एक जी, बंदे के हाथ में हमने पूरा मुल्क दिया हुआ है और वो मुल्क के साथ जो खलवाड़ कर रहा है और इनके जो वर्कर है वो इनसे क्या गुजरे हैं। सर मुझे आज तक इनका कोई एमएनए एमपी इस तरह का नजर नहीं आया
जो करप्शन से पाक हो, कोई नेक आदमी हो या कोई भला आदमी हो, सभी इसी तरह की हैं। हर हल्के के अंदर ये अपने कब्जा माफिया और इसी तरह लूटमार कर रहे हैं। और दूसरा अब कोई ना कोई तो नेक इंसान हर पार्टी में है ना सर। इनकी पार्टी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था राजा जो चले है ना, उन्होंने अपने इलाके में भी काम नहीं करवाया, जहां तक मुझे नहीं, मेरे भी इलाके का एक एमपीए था, तो वो सारा दिन ना असेंबली में पिछली सीटों पे सो के चला जाता था। उसका ड्राइवर कहता था, सरदार डॉक्टर साहब टाइम हो गया, असेंबली बंद होने की, चलिए। तो सर ये सारे लोग इस मुल्क के ऊपर बोझ बने हुए हैं। असल में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि सर इन्होंने ना सिर्फ अपना पार्लियामेंटी निजाम बल्कि अदालती निजाम, अदलिया पूरी करप्ट की हुई है। मुझे बताएं, सबको नहीं पता इस टाइम जो अंधों में काने राजे वाला सिस्टम है, एक अंधेर नगरी मची हुई है, कोई कानून नहीं है, जिसको चाहते हैं पकड़ लेते हैं, जिसको चाहते हैं बंद कर देते हैं, जेलों से रिहाई होती है तो इन्हें अदालत लगने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये क्या निजाम चल रहा है, कितना सा चलेगा? मुझे बताएं। 1.5 साल से तो ये सूरत हम देख रहे हैं, लोगों को चुप कराया जा रहा है, किसी के अंदर खिलाफ की जरूरत नहीं है, कोई इनके खिलाफ बोल सके। तो पूरा एक 100 चैनल है सर पाकिस्तान के अंदर, बड़े ये 30 मार बनते थे मुशर्रफ दौर के अंदर। हम जमहूरियत के चैंपियन है, हमने सहाफत की आजादी के लिए बड़ी बड़ी तगोदो की है। मुझे बताएं कहाँ सहाफत हो रही है? सबको नहीं पता हो रहा कि इस टाइम अदालतें क्या कर रही हैं, पुलिस क्या कर रही है, और फिर उसके बाद सजाएं दी जा रही है, तो इन्हें अदालत लग रही है। इलेक्शन की तारीख गुजर रही है, कोई इलेक्शन का पता नहीं है। एक निगरान सेटअप आया, उसके ऊपर कोई किसी को बोलने का इख्तियार कोई नहीं है, और इनका मैंडेट नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। सर यहाँ पंजाब खसूसन लाहौर के अंदर स्मोक का राज है सर, और लोगों के गले खराब हो रहे हैं, लोगों की समझ लें कि आंखें खराब हो रही हैं, लोगों की उम्रें कम हो रही हैं। और ये स्मोक पिछले कुछ 2-4 साल से हम देख रहे हैं, और ये मुसलसल बढ़ रही है। सिर्फ हुक्मरानों को अपने इक़्तिदार बचाने की लगी हुई है, और बड़े बड़े मनसूबे दिन रात करके हमारा वो कहते हैं स्पीडो था शहबाज शरीफ, इन्होंने इसका नाम भी स्पीडो रख दिया मोहसिन नकवी का, जिसका भी तजर्बा ही नहीं है। सर तमाम इदारों में हम जाते हैं, करप्ट इदारे हो गए हैं, मंथलियां ले रहे हैं और अपने कमीशन खा रहे हैं। और उन्होंने कहा वो मनसूबे जब लगाए हैं तो उसकी वजह से स्मोक बढ़ती जा रही है, वो डस्ट उड़ती है, रिंग रोड बन रहा है, 4 अंडरपासेस अपनी रिकॉर्ड मुद्दत में पैदा बने। किस लिए बना रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं? जैसे शहबाज शरीफ को पता था मैंने मेट्रो पास ऑरेंज लाइन बनाई है, तो अब तीसरी दफा हम अंडरपासेस बना के लोगों से वोट ले लेंगे। नहीं सर, देखिए आपके बच्चे भूख से बिलक रहे हो और घर में आप क्या करें, चीनी के बर्तन ले आए, ले जी इसको चाटें। सर लोगों को रोजगार चाहिए, लोग इस ताक में बैठे हैं, कोई मौका मिले और हम इनसे बदले लें, क्योंकि एहतजाज तो ये करने नहीं देते और लोगों को बंद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं। साहब ही बोले तो उसके ऊपर पर्चे काट देते हैं। तो लोग इस ताक में हैं कि हमें मौका मिलेगा और इलेक्शन में हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ये उस ताक में है कि जब अवाम आए तो हमने उनका जो वोट है ना उसको बदलना कैसे है, उसका वोट जो है उसको रिजेक्ट कैसे करना है। तो देखते हैं इनकी साजिशें कहां तक कामयाब होती हैं। अवाम में तुले बैठे हैं, देखिए हुक्मरान थोड़े अरसे के लिए आते हैं, इनका सूरज गरूब भी हो जाता है, चले तो सबने जाना है। इस मुल्क ने, इस कौम ने, इस अवाम ने तो रहना है। तो अवाम जब आएगी, नहीं आज नहीं 2 साल बाद बदला तो लेगी ना, जब भी आएगी तो वो बदले लेगी। ठीक है असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। इफ्तिखार भाई, एक खत जो है इमरान खान साहब ने लिखा है, बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता, उनके जो खतूत हैं उनके जवाबात में कुछ ऐसे शिक्के लगाकर वापस कर दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं एक आम शहरी जो है, एक आम पाकिस्तानी जो है, वो किधर जाए, किससे अपनी फरियाद लेकर जाए? देखें मैं थोड़ा पिछला ऐड कर दूं, ये जो आपने अभी मोहसिन नकवी साहब की बात की, उससे पहले वो बच्ची का और पानी का वाला जो था, आज मोहसिन नकवी साहब एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे एक बकरी का अल्ट्रासाउंड करने को कहते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये रिपोर्ट मुझे पेश करें कि बकरी जो है वो हामला भी है या नहीं, और ये वीडियो बकायदा उन्होंने रिलीज की। आप इससे अंदाजा करें कि जी वो आपका जो मोहसिन नकवी स्पीड जो है वो किस किस्म के मामलात में पड़े हुए हैं। काजी साहब कह रहे हैं, असद का आप कह रहे हैं कि जनाब वो स्मोक के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं, और पूरा लाहौर जो है जहां पले बड़े हैं वो सीमेंट से बन गया है, और आप अगर मुंह पे छिक्कू लगाए ना
तो जब छिपू उतारेंगे, जिस तरह वो खवातीन जो उधर बीच पर लेटी होती हैं, जो बॉडी जो वो टैन कर रही होती हैं, तो बाकी जो छुपा होता है हिस्सा वो वाइट हो जाता है। तो आप दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है वो है अपना पाकिस्तान में इंसाफ का जो तस्वर है, जो इंसाफ जो है उसका क्या हाल है, जो क्या डिलीवरेंस में क्या डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो रही है कि नहीं हो रही। आप ये देखें कि काजी साहब को इमरान खान ने लेटर लिखा, 7 सफ़े पर लिखा है, और फिर उसके साथ मेरे ख्याल 85 के करीब या 87 के करीब उसके साथ उन्होंने एनेक्शंस लगाए थे। अब वो कहते हैं कि जी अब देखें उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जी वो जो डॉक्टर मुश्ताक है, जो उनका शायद प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो ये कह रहा है कि जनाब ये बज़ाहिर जो है ये पता नहीं है, एक अननोन सा लेटर है जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था कि नईम हुसैन पंजोता। अब ये जनाब नईम हुसैन पंजोता पता नहीं कौन है, उसके नीचे टेलीफोन नंबर ही नहीं दिया हुआ था, और हमने उसको खोल के पढ़ा तो ये तो जस्टिस साहब जो हैं वो भरम हो गए इस बात पे कि जनाब जो उनके लेटर के टेक्स्ट प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें जनाब ये कहा गया कि जनाब मैं जो काम कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, आप मतलब दूसरे के मैनू तुसी कौन दो पंगा लैन वाले मेरे नाल फलां करना डिलीवरी। आप ये देखें कि जी बच्चियां जो हैं बंद हैं, कितने अरसे से बंद हैं, ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8वां महीना है, 8 महीने से वो बंद है, ठीक है ना। और असल कोई सो मोटो नहीं जी, इस पे कोई सो मोटो नहीं, इस पे कोई जिस पे कोई सुओ मोटो नहीं है, वो सुओ मोटो भी उन्होंने कहा 3 जज करेंगे, लेकिन इस पे जब इमरान की बात आती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात आती है, जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें जो इमरान खान ने पिन पॉइंट की थी कि नवाज शरीफ साहब को वहां पे लाडले की हैसियत से किया जाता है और वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, आज भी वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, और उसको चंद सेकंडों और मिनटों के अंदर जनाब उसको रिलीफ दिया जा रहा है। और इनकी पूरी कोशिश है साइफर केस में या दूसरे केस में, जिसको आज पिन पॉइंट भी किया गया, यानी आप एक देखें कि डिवीजन बेंच के ने फैसला दिया है और उस फैसले के खिलाफ एक जनाब जज जो है जिसकी वो उसके सामने कोई औकात नहीं होती है बुल हसनात की, और वो जनाब उनके फैसलों को तस्लीम करने से इनकारी है कि जनाब मेरे साहब वो मिनिस्ट्री से लेटर आ रहा है और मिनिस्ट्री में लेटर भी इशू नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ था, आज सुबह इशू करवाया और जनाब फिर वो जो प्रोसीडिंग्स किया उसमें फिर इमरान खान की, और अब शायद जो शाह महमूद कुरैशी की जो है अब उसको बताएं, वो कहते हैं जी वो उसका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसको जेल में ट्रायल का, वो कहते हैं क्योंकि इनके साथ लिंक्ड है, अगर इनके साथ लिंक्ड है तो इसलिए इनका होना चाहिए। अगर इनके साथ शाह महमूद कुरैशी लिंक है एज ए वजीर खारजा, तो आप मुझे ये बताएं कि जनरल बाजवा क्यों नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा को लव लेटर में उसका मेंशन किया हुआ था, तो वो उसको बात क्यों नहीं किया, वो लिंक नजर नहीं आता जस्टिस फाइज ईसा साहब को। तो ये जो इस तरह का आपको इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो हम तो ये समझ रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह वो कहते हैं लतीफ खोजा साहब कि ये सरजमीन जो है बेआईन है, सरजमीन बेआईन है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के जो है वो मामला से आप जो है माइट इज राइट का जो कॉन्सेप्ट इस वक्त डेवलप हो चुका है, वो मेरा ख्याल है अब उसको ठीक करने में काफी देर लगनी है। अब जस्टिस साहब ये अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं, कभी कभी कहते हैं ये तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिन्होंने मार्शल की हिमायत की चीफ जस्टिस की, तो कल का मुझे बताएं कि कल चीफ जस्टिस साहब को इस वजह से उनकी तस्वीर ना लगाई, 11 महीने रह गए इनकी चीफ जस्टिस जो है अपना फाइज साहब, उसके बाद अगला जो चीफ जस्टिस आएगा, ठीक है, फिर दूसरा मज़ाहिर अली नकवी साहब को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको चीफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल दें। तो आपकी जो अदलिया है वो इटसेल्फ, पाकिस्तान की अदलिया जो है वो 129 नंबर पे थी, मेरे ख्याल 140 मुल्क था 140वां नंबर उसका आ जाएगा। तो इस वक्त जो है आप ये तसव्वुर ना करें कि पाकिस्तान में जो है वो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि गार्जियन ने लिखा, इतनी बड़ी उन्होंने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी ऑफ द जस्टिस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और मैंने वो देखा था, लेकिन हमारे जो कर्ता धरता है वो भूल गए उसको ऐड करना, मैंने देखा था, आपने भी लिंक भेजा था उसका। बहुत जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह यू आर वेलकम, आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू वेलकम सर, बहुत वेलकम शुक्रिया सर। जी। यही था आज का सबरंग, और मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में कहता होता हूँ कि हमारी जो आवाम है उसको अब अपना जो वोट है उसकी वैल्यू जो है वो समझनी चाहिए, और उसकी जो वोट है वही तब्दीली असल में ला सकती है पाकिस्तान में। और देखें 8 तारीख को इलेक्शन की तारीख तो दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन के बारे में बात ना की जाए, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि 8 तारीख को
8 फरवरी को ये इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, या एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत लेकर जा रही है अपोजिशन वाले, वो कहने का मकसद है कि वो टेक अप होंगी या नहीं। और अगर वो टेक अप होंगी, इलेक्शन कमीशन कोई और चाल चलेंगे, तो फिर तो सारी आवाम को पता लग जाना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहाँ खड़े हैं और आवाम कहाँ खड़ी है, और इलेक्शन जो है वो कहाँ पर खड़े हैं। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।